नमस्कार। तो लास्ट वीडियो में हम क्या क्या कर चुके हैं इसमें जीकेई में। हमने दो वीडियो कंप्लीट की थी। पहले वीडियो में हमने इसका सारा फंडामेंटल देखा था। हमने देखा था क्लस्टर, कंट्रोल प्लेन, नोड, पोड, कंटेनर, इनके बारे में समझा था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में हमने एक जीकेई क्लस्टर बनाया था और हमने देखा था कि दो तरीके के क्लस्टर होते हैं हमारे पास। है तो ऑटो पायलट होता है, स्टैंडर्ड होता है। तो कब हम कौन सा बनाते हैं ये सब हमने लास्ट वीडियो में समझा था। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक ऐप डालेंगे इस पर, डेप्लॉय कंटेनराइज एप्लीकेशन। जो हम इस पर ऐप डालते हैं वो किस तरीके से डलती है जीकेई पे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए हमें कंसोल पे जाना पड़ेगा। तो पहले आप कंसोल पे आके देख सकते हैं। ये हमने जो है पुराना जो लास्ट वीडियो में क्लस्टर बनाया था, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं से ही हम क्या है कंटिन्यू करते हैं। ऐसे क्लस्टर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें क्या करना है, वर्कलोड पे आना है। इसके नीचे आपको वर्कलोड देखने को मिलेगा, यहाँ पे आना है आपको और क्रिएट डेप्लॉयमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेप्लॉयमेंट का नाम रखना है यहाँ पे, जैसे डेप्लॉयमेंट डेमो, आप कुछ भी ऐसे नाम रख सकते हैं। उसके बाद आना है आपको फिर लेबल और नेम स्पेस, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होती हैं। अब ये क्या होती हैं पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। लेबल और क्या है हमारा नेम स्पेस। जब आप ऐप डेप्लॉय करोगे इस पर कोई भी, तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है कि आपकी जो ऐप है, अब आपके बहुत सारे कंटेनर हो जाएंगे इसमें। जो जीकेई में हो सकता है आपकी जो छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज से बन के, आपकी छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज से मिलके एक बड़ी ऐप बनेगी। हो सकता है माइक्रो सर्विसेज ही 150, 200, 500 इस तरह की आपकी माइक्रो सर्विसेज बन जाएँ। छोटी छोटी पेमेंट सर्विस, यूजर सर्विस, या फिर रिकमेंडेशन सर्विस, ईमेल मैसेज सर्विस, इस तरह की आपकी सर्विस बन जाएंगी। वो डिपेंड करता है आप किस तरह की ऐप यहाँ पे रन करोगे। तो उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए ये सब होता है। जैसे लेबल्स में क्या करोगे, ये तो स्मॉल आइडेंटिफिकेशन है। जैसे आप इसमें एक माइक्रो सर्विस एक ऐप डालोगे, आप एक डेवलपमेंट में आपका एक सिंगल पोड बनेगा। मतलब फिर उसकी रेप्लिकास होती जाएंगी, उसकी कॉपीज होती जाएंगी। मतलब आप एक कंटेनर ही डालते हो जनरली एक पोड में। वो भी सब हम देखेंगे धीरे धीरे, अभी सारा समझेंगे। अभी बहुत बचा है इसमें पार्ट ना, अभी तो काफ़ी वीडियोस आएंगी इसकी। जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखेंगे, फिर स्केलिंग देखेंगे, फिर हम प्रॉपर इसमें ऐप बना के डालेंगे। ये तो सिर्फ एक डेमो है कि इसमें हम इसमें क्या कैसे काम करते हैं। एक्चुअल में तो जब हम इसे पूरा पढ़ लेंगे तो लास्ट में एक पूरा प्रोजेक्ट वाला वीडियो आएगा। उसमें जो हमने इसके फर्स्ट वाले वीडियो में देखा था कि इतनी सारी सर्विसेज, तो हम 4-5 ऐसे माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे, फिर इस पर डेप्लॉय करेंगे, फिर देखेंगे उन्हें आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। वो सब हम पूरा करके देखेंगे। अभी तो आपको टर्म समझनी है कि इसमें यूज क्या क्या होता है, किस किस तरीके से इनका मतलब क्या क्या होता है। एक एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसे यूज कर पाओगे। तो लेबल्स होता है स्मॉल आइडेंटिफिकेशन। जैसे आप कोई भी एक माइक्रो सर्विस डालोगे, आपने उसका नाम रख लिया ऐप इक्वल टू पेमेंट, भाई ये पेमेंट सर्विस है। दूसरी कोई यूज़र सर्विस है या फिर नोटिफिकेशन सर्विस है। इस तरीके से आपने नाम रख लिया, फिर इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उस चीज़ को, पेमेंट है या फिर ये किस तरह की ऐप है। आपको जैसे राउटिंग करनी है कि मुझे इस वाले वर्जन में यूज़र को डाइवर्ट करना है, तो उस तरीके के काम फिर यहाँ से होंगे आपके। उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी ऐप को। अब आपके इतने सारे कंटेनर हो जाएंगे, आपको सर्च करना है कि मुझे तो इस वर्जन का ये कंटेनर चाहिए, तो आप सर्च करके उसे निकाल सकते हो। तो आपको लेबल लगाना होता है ताकि आपकी जो माइक्रो सर्विस हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हों। नेम स्पेस होता है जैसे बिग सेपरेशन, मतलब एक आपका प्रोडक्शन वाला चल रहा है, एक आपका डेवलपमेंट वाला चल रहा है, सेम क्लस्टर पे आप काम कर रहे हो। तो प्रोडक्शन वाले जितनी आपकी माइक्रो सर्विसेज होंगी उन्हें प्रोडक्शन फूड ऐप में डालोगे आप, एक तरह का फोल्डर हो जाएगा। फिर आपको सर्च करने में आसानी रहेगी, और आपको कोई अपडेट वगैरह देना है तो उसमें आपको ईजी रहेगा फिर काफ़ी। तो क्योंकि आपके काफ़ी सारे कंटेनर हो जाते हैं। रियल वर्ल्ड में क्या होगा कि आपके प्रोडक्शन के हो जाएंगे, डेवलपमेंट के हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम फिर इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे से। एक इसमें YAML फाइल होती है, इसमें हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो पूरा इसी के ऊपर है कि हम कैसे इस फाइल को बनाते हैं, कैसे इसमें और मतलब चीज़ें लिखते हैं। डेवलपमेंट हो गए जैसे सर्विस, पोर्ट्स, ऑटो स्केलिंग, नेम स्पेस, कॉन्फ़िगरेशन, मैप, सीक्रेट्स, ये सब इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी ऐप की कि क्यूबिनिटीज़ को क्या क्या करना है। कि एक तरह से पूरा इंस्ट्रक्शन होता है उसका इसमें। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम इसे डेप्लॉय करके देखते हैं। तो इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया। तो जैसे ऐप है, मान लो एक पेमेंट सर्विस वाली ऐप है, तो आप यहाँ पे पेमेंट डाल सकते हो। तो क्लस्टर हम आपको चूज़ करना है, हमने ऑलरेडी बना रखा था वो, यहाँ पे क्लस्टर चूज़ करना है आपको। नेम स्पेस अभी तो हमने कुछ बनाया नहीं है, तो अभी तो आप डिफ़ॉल्ट वाला ही चूज़ कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आना है कि आपको कौन सा कंटेनर इसमें डेप्लॉय करना है, क्योंकि ये तो कंटेनर डेप्लॉय होता है। अब या तो आपके के पास पहले से ही कंटेनर होगा या फिर आप नया बनाओगे।
तो अभी तो हम जो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंजन एक्स लेटेस्ट आ रहा है जो हम वीएम पे इंस्टॉल कर रहे थे। सबसे पहले हमने कंप्यूट मॉड्यूल पढ़ा था, उसमें वीएम क्रिएट की थी, वीएम पे हमने इंजन एक्स सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके देखा था कि हमारी वीएम रन कर रही है नहीं कर रही है। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। अभी तो हम इंजन एक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देखेंगे कि हमारा जो डेप्लॉयमेंट है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है एक्चुअल में। तो फिर हम इसमें पूरी एक फूड डिलीवरी ऐप बनाएंगे, एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, लास्ट में उसमें 4-5 हम माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे, फिर उन्हें डिप्लॉय करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे, वो सब काम करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा पहले। तो अभी तो हम डेमो के लिए ये देखेंगे कि इंजन एक्स सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एग्जिस्टिंग कंटेनर में आप यहाँ पे अगर सिलेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब ये आपको देखा देखा सा लग रहा होगा अगर आपने पहले से ही हमारा जो कोर्स है ये फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ये सब सर्विस हमने खुद बनाई हुई हैं। जब हमने क्लाउड रन पे जैसे ऐप वगैरह इंस्टॉल की थी वहाँ पे भी कंटेनर होता है, क्लाउड रन पे भी। तो एक्चुअल में होता क्या है पहले ये समझते हैं। अब ये सारा एक आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में सेव होते हैं जितने हमारे कंटेनर होते हैं। 1 मिनट आप पहले इसके थोड़ा सा देखते हैं, इसकी थ्योरी देखते हैं थोड़ी सी कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, फिर दोबारा आते हैं यहाँ पे। YAML फाइल के बारे में तो हमने समझ ही लिया। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसमें एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हम सारा डेप्लॉयमेंट की डिटेल सारी इसमें लिखते हैं कि कौन से वर्जन में करना है, क्या करना है, कितने पोर्ट होने हैं, ऑटो स्केलिंग कैसे होनी है। ये पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री होती है, ये होती है कि स्टोरेज प्लेस फॉर कंटेनर इमेजेस। अब जैसे हम क्लाउड रन पे कोई ऐप डाल लेते हैं, पहले ये देखते हैं। पहले हम क्लाउड रन यूज़ हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो क्लाउड रन पे हम क्या कर रहे थे, ऐप को इंस्टॉल कर रहे थे। मतलब हमारी VS कोड में ये था ना, देखो 1 मिनट, VS कोड ओपन करते हैं। तो ये हमने उसमें डाली थी क्लाउड रन में। 3 फाइल है इसमें, main.py, डॉकर फाइल और requirement.txt। अब इसमें डॉकर फाइल है, इसमें हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, कौन से रन टाइम में हमारी जो है ये ऐप चलना है, पाइथन 3.11। तो इसमें पूरी डिटेल होती है। तो ये तो हमारा सोर्स कोड हो गया। अब एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता है जब हम इसे VS कोड से क्लाउड रन पे डिप्लॉय करते हैं तो होता क्या है बैक एंड में। तो ये जो हमारा पूरा कोड होता है जाता है क्लाउड बिल्ड के पास, ये भी एक सर्विस है। अब ये क्या करती है, इसे सोर्स कोड को कंटेनर इमेज में एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देती है जिसमें हमारी सारी लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ होती हैं। कंटेनर इमेज क्या होता है, अ पैक्ड रेडी टू रन बंडल ऑफ योर एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग इट नीड टू रन। मतलब कंटेनर ये क्या करेगा, क्लाउड बिल्ड उसे जो हमारा सोर्स कोड है उसमें जो जो लाइब्रेरी की हमें ज़रूरत है, जो जो हमने उसमें डाल रखा है, सब कुछ इंस्टॉल करके सब उसे रेडी टू रन के बना देता है। उसे एक तरह का पूरा सॉफ्टवेयर बना देता है रेडी टू रन, जिसमें आपका एप्लीकेशन कोड, प्रोग्रामिंग रन टाइम, रिक्वायर्ड लाइब्रेरी, सिस्टम टूल्स या कहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होना है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करके उसे आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में डाल देता है। ये काम होता है बैक एंड पे। उसके बाद फिर वो जो कंटेनर इमेज होती है वो रन करती है हमारी। अब क्लाउड रन पे भी रन करेगी और GKE पे भी रन करेगी। अगर हमारी ऐप है जिसमें हमारी एक ही कंटेनराइज ऐप है, सिंगल कि एक ही कंटेनर वाली ऐप है, फिर हम क्लाउड रन यूज़ करते हैं, हमारे मल्टीपल कंटेनर है, जैसे माइक्रो सर्विसेज है हमारी 50 माइक्रो सर्विसेज हैं। इस तरह की अगर हमारी ऐप है फिर हम GKE यूज़ करते हैं, क्योंकि फिर उसमें कंटेनर को मैनेज नहीं करना पड़ता, वो सारा काम GKE करता है कि कौन सा कंटेनर को कब स्केल करना है, कौन से को कितने स्केल की ज़रूरत है, आपस में उन्हें कम्युनिकेट कैसे कराना है। तो वो काम हमारा Kubernetes करता है। अगर हमारी सिंगल कंटेनराइज ऐप है तो हम फिर ऐप इंजन यूज़ कर लेंगे उसके लिए। सेव कहाँ पे होता है, वो आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में होता है। यहाँ पे आपको उसका यही सब देखने को यहाँ पे मिल रहा है पोर्टल में। तो आपका प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पे और ये आपकी रजिस्ट्री आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे सेव हो रही हैं। अब सर्विस तो हमने डिलीट कर दी थी, लेकिन ये इसकी जो इमेजेस हैं वो अभी भी यहाँ पे रखी हुई हैं। तो जितनी भी बार आपने डिप्लॉय किया होगा, देखो उसका अलग अलग वर्जन यहाँ पे रखा हुआ है। तो जितनी बार भी आपने अलग अलग डिप्लॉय किया ना, उसका मतलब वर्जन यहाँ पे रखा हुआ है। ये लेटेस्ट वर्जन है, पुराने वर्जन है इसके, तो इन्हें आपको अलग से डिलीट करना पड़ता है। तो ये होती है मेरी आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री। तो यहाँ से भी आप अपना जो है कंटेनर सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे आपको गिटहब से भी, मान लो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा कि गिटहब से भी डाल सकते हो आप। गिटहब से भी ऐसे ही होगा, वहाँ पे आप अपने सोर्स कोड डालोगे, फिर वो क्लाउड बिल्ड में जाएगा, क्लाउड बिल्ड उसे कंटेनर इमेज में कन्वर्ट करेगा और फिर आपका वो GKE पे आएगा। तो अभी के लिए तुम इंजन एक्स सॉफ्टवेयर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। बाकी आपको पता चल गया एक्चुअल में होता क्या है। अब आपको नेक्स्ट जाना है एक्सपोज में आपको क्या करना है कि आपको मान लो जो आपने इंस्टॉल किया उसे पब्लिकली अवेलेबल कराना है। मतलब एक्सपोज create to a community server a service lets your deployment receive traffic and define how deployment is exposed। तो इसे हम बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसे डिप्लॉय करते हैं। जब ये डिप्लॉय हो जाएगा उसके बाद इसकी सेटिंग चेंज करेंगे। इस पर हम क्या करेंगे, इसे हम HTTPS जैसे पोर्ट नंबर 80 होता है हमारा HTTP वाला,
उससे एक्सेस करेंगे जो काम हम VM में कर रहे थे। देखेंगे कि हमारा जो nginx सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है, तो वो काम हम इसमें करके देखेंगे। चीज़ अब आपकी समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में होता क्या है। जैसे हम जो कोड लिखते हैं पहले वो कोड इमेजेस में कन्वर्ट होगा, कंटेनर इमेजेस में कन्वर्ट होता है हमारा कोड, वो काम करता है हमारा क्लाउड बिल्ड फिर उसे आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में डाल देता है। तो आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री से फिर हम उसे फैच करते हैं उसे, फिर वो जो इमेज होती है वो एक्चुअल में रन करती है। या फिर ये क्लाउड बिल्ड का काम हम अपनी लोकल मशीन में भी कर सकते हैं, अपने लोकल कंप्यूटर में, उसमें भी हम उसे इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं कंटेनर इमेज में, फिर हम उसे डायरेक्ट GKE पे डिप्लॉय कर देते हैं। तो ये सब काम हम करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, सब आएगा कि कैसे हम अपने VS कोड से हम पूरी ऐप बनाएंगे, ऐप के अंदर डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे, फिर उन्हें डिप्लॉय करके देखेंगे और फिर उन्हें आपस में कनेक्ट वगैरह करके देखेंगे कैसे ऐसे कम्युनिटी मैनेज करता है, ये सब हम करके देखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि हमारा डिप्लॉय हुआ है नहीं हुआ है। तो ये हमारा जो है डिप्लॉयमेंट हो चुका है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो उसके बाद हम इसे एक्सपोज करना है, एक्सपोज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा जो है पोर्ट की मैपिंग करने को मिलेगी। तो ये पोर्ट नंबर 80 होता है HTTP के लिए, कि हम इसे एक्सटर्नल जो है URL से एक्सेस कर पाएँ अपने ब्राउज़र से। तो ये पोर्ट नंबर 80 हो गया। प्रोटोकॉल TCP और ये सर्विसेज टाइप जैसे क्लस्टर IP, नोड पोर्ट या लोड बैलेंसर। अभी हमें इंटरनली कनेक्ट करना है या नोड पोर्ट से करना है, लोड बैलेंसर से करना है, इसकी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो आएगी इनकी, जिसमें हम ये पूरा समझेंगे लोड बैलेंसर का क्या होता है। तो अभी तो हमें लोड बैलेंसर थ्रू एक्सटर्नल IP से इसे कनेक्ट करना है। अब इंटरनल से कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें तो हम YAML वाली फाइल, मतलब जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, कैसे हम अपडेट्स वगैरह करते हैं, स्केलिंग करते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे डालते हैं उसमें, ताकि हम जब अपडेट करें तो हमारा जो करंट वर्जन है वो चलता रहे, जब तक हमारा पूरा डिप्लॉय ना हो, जो हमारा करंट वर्जन है वो रनिंग में रहे, ताकि हमारी ऐप अपडेट भी हो जाए और डाउन टाइम भी ना हो। मतलब ऐसा भी ना हो कि हमें यूज़र को बोलना पड़े कि 2 घंटे हमारी ऐप नहीं चलेगी, ऐसा भी नहीं होगा। तो हमारी जो पुराना जो वर्जन है वो चलता रहेगा, जब हमारा नया वर्जन बिल्कुल डिप्लॉय हो जाएगा फिर वो पुराना हट जाएगा, नए पे सब हमारा जो है ट्रैफिक ऑटोमेटिक डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस तरह का काम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पहले। उसके बाद फिर हम ये लोड बैलेंसर वगैरह का देखेंगे, स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग देखेंगे, फिर लोड बैलेंसर का देखेंगे, इनका सारा ही क्या क्या होते हैं ये सब चीज़ें। अभी तो आपको एक्सटर्नल IP से अभी तो इसे एक्सटर्नल IP से इसे कनेक्ट करना है आपको। हमें देखना है कि इसमें जो है हमारा nginx सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रखा है नहीं हो रखा है। अभी तो ये देखना है आपको, ये जो हमारा क्लस्टर और जो मैंने डेप्लॉयमेंट किया है कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे, क्योंकि बैक एंड में हमारा लोड बैलेंसर जो है क्रिएट हो रहा है, फिर उसे एक एक्सटर्नल IP एड्रेस मिलेगा, उससे हम इसे फिर कनेक्ट करके देखेंगे। तो इसे हम पूरा लगभग 7 to 8 वीडियोज़ में कवर करेंगे पूरे टॉपिक को, और लास्ट में एक पूरा प्रोजेक्ट आएगा जिसमें हम 8-10 जो है माइक्रो सर्विसेज बना के उस पर डालेंगे, उन्हें आपस में कनेक्ट करके पूरा देखेंगे कि कैसे एक्चुअल रियल वर्ल्ड में क्यूबरनेटीज इंजन जो है काम करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा आ चुका है। अब आपको यहाँ पे एक एक्सटर्नल एंड पॉइंट मिलेगा, ये आपको यहाँ से आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ से आपका nginx जो सॉफ्टवेयर जो वेब सर्वर होता है हमारा, जो हम VM पे इंस्टॉल कर रहे थे, वो आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी इंस्टॉल होने लग रहा होगा बैक एंड में। जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तो इस पर आपको क्लिक करके IP एड्रेस पे nginx सॉफ्टवेयर का वेलकम पेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो nginx सॉफ्टवेयर है उसका वेलकम पेज आ चुका है, वेलकम टू nginx। तो जो हम VM में कर रहे थे, अपने कंप्यूट वाले मॉड्यूल में कर रहे थे, जो स्टार्टिंग की वीडियोस थी हमारी, तो वही हमने करके देख लिया। इसका मतलब हमारा डेप्लॉयमेंट काम कर चुका है। तो यहाँ पे आप वर्कलोड पे आके देख सकते हो आपने कितने डेप्लॉयमेंट किए हैं। तो जैसे अब हम आने वाले वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज करेंगे, तो उस पर आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट मिलेगी उनकी, मतलब, और आपके काफ़ी सारे हो जाएंगे। मान लो भाई आपके 200-300 इतने डेवलपमेंट हो गए, आपकी इतनी माइक्रो सर्विसेज है। फिर यहाँ से आप देखो उसे सर्च कर सकते हैं नेम स्पेस से कि आपका प्रोडक्शन वाला है, आपका टेस्टिंग वाला है। तो इस तरीके से हम उसे मैनेज करने के लिए करते हैं कि हमारा प्रॉपर मैनेज रहे जो ये हमारा लेबल्स नेम स्पेस है ना, ताकि हम उसे अच्छे से सर्च कर पाएँ। चीज़ों को कॉन्फ़िगरेशन करने में ईजी होती है कि हमें ट्रैफिक डाइवर्ट करना है अपने पुराने वर्जन पे, तो हम YAML फाइल में वो चीज़ें डाल सकते हैं। तो YAML फाइल अब देख लेते हैं इसमें, लेकिन इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसे ही कवर करेंगे YAML फाइल को, YAML जिसमें हमारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं सारे। तो इसमें कैसे हम 0 टाइम में जो है अपडेट्स की रोलिंग करते हैं, मैनुअल स्केलिंग वगैरह वो सब हम इसमें करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी YAML। तो इसमें सारा पूरी डिटेल होती है हमारी, एक तरह से इंस्ट्रक्शन होता है क्यूबरनेटीज़ का
को, मतलब हमारी तरफ से कि भाई आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से आपको चीज़ों को मतलब रेप्लिकास बनाने हैं, कितने आपको उसकी कॉपीज़ बनानी है, सब कुछ इसमें होता है हमारा। कौन से रन टाइम पे आपको चलाना है, सब कुछ पूरी डिटेल इसमें होती है हमारी। कितने कंटेनर में कितने पोर्ट, एक पोर्ट में कौन से कंटेनर हैं, टाइप, वो सब हमारी डिटेल इसमें होती है। बाद आपको स्केलिंग पे आके देख सकते हो, यहाँ एडिट ऑटो स्केलिंग, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम नंबर ऑफ रेप्लिकास 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्लिकास 5। तो यहाँ पे जैसे हम उसमें VM में कर रहे थे, MIG क्रिएट कर रहे थे, उसी तरह का फंक्शन होता है इसमें भी कि जैसे आपके CPU का लोड बढ़ेगा तो आपके रेप्लिकास नए नए क्रिएट हो जाएंगे। तो आपके पोर्ट जो है क्रिएट होते रहेंगे ऑटोमेटिक जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता रहेगा। तो ये सब हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस पे आप जैसे क्लस्टर पे आके दोबारा अपने नोड्स और पोर्ट्स अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आना है अपने इसमें क्लस्टर में और कनेक्ट करना है इसे आपको रन इन क्लाउड सेल से कनेक्ट करना है। और वही जो हमने लास्ट वीडियोज़ में कमांड यूज़ की थी, वो कमांड यूज़ करके आप देख सकते हो कि आपके कितने पोर्ट्स रन कर रहे हैं और कितने नोड्स रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके वो कमांड रन करके देख सकते हैं। जैसे ये तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी पेस्ट हो गई वहीं से, तो उसके लिए आपकी होती है तो पहले नोड देखने की कमांड रन करते हैं KUBECTL गेट नोड्स। इसे आप रन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नोड्स आ जाएंगे, कितने नोड आपके रन कर रहे हैं। तो आपके 2 नोड रन कर रहे हैं इसमें। तो पोर्ट के लिए फिर पोर्ट की कमांड होती है KUBECTL गेट पोर्ट्स। तो यहाँ पे फिर आपके पोर्ट्स आ जाएंगे। आपका एक ही पोर्ट रन कर रहा है अभी, क्योंकि मिनिमम हमने 1 किया था और मैक्सिमम हमने 5 किया था। तो मैक्सिमम तो 5 तक जा सकते हैं क्योंकि हमारा कोई लोड तो है नहीं, इस पर कोई यूजर्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमारा एक पोर्ट रन कर रहा है। और ये 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने रीजनल सेलेक्ट किया हुआ है। जो हमारा ऑटो पायलट होता है ना, वो रीजनल क्लस्टर होता है। रीजनल का मतलब क्या है कि फिर जोन्स होती हैं रीजन में अलग अलग, तो डिफरेंट जोन्स पे जो है हमारा यहाँ पे इंस्टॉल करके रखता है, ताकि हमारी ऐप डाउन टाइम ना हो। ऐसा ना हो कि उस पर्टिकुलर जोन में कोई पावर कट हो जाए या वहाँ के कोई सर्वर डाउन हो जाए, तो हमारी ऐप जो है वो स्लो नहीं होएगी। तो हमारे जो अलग अलग जोन पे जो है इंस्टॉल करके रखता है। लेकिन हमें पे कितना करना पड़ेगा इसमें, ऑटो पायलट में पे करना पड़ता है हमें इसमें पोर्ट के हिसाब से, कि हमने जो पोर्ट हैं वो कितना रिसोर्सेज हमारा एक्सेस कर रहे हैं, कितनी CPU पावर जो हमारी एक्सेस कर रहे हैं। तो हमें उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा। चाहे हमारे नोड चाहे 5 बना के रखे गूगल क्लाउड, चाहे 6 बना के रखे ऑटो पायलट में, इनके हिसाब से हमें पे नहीं करना है। पे हमें जितना हम रिसोर्सेज इसमें यूज़ करेंगे। एक तो मैनेजमेंट फीस होती है, वो हमने समझी थी लास्ट वीडियो में। एक की मैनेजमेंट फीस फ्री होती है, जो हमारा पहला क्लस्टर होता है प्रोजेक्ट का, उसकी मैनेजमेंट फीस जो है हमारी 0 होगी अगर एक ही क्लस्टर बना रखे हैं। अगर एक से ज़्यादा क्लस्टर है तो उसकी मैनेजमेंट फीस है तो वो पे करनी होगी। और कितनी हम कंप्यूट पावर या फिर रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें पे करना पड़ेगा। और ऑटो पायलट में नोड के हिसाब से हमें पे नहीं करना पड़ता, हमें पोर्ट के हिसाब से पे करना होता है। तो अभी हमारा एक ही पोर्ट है इसमें, ये रन कर रहा है। अगर आपको ये देखना है कि कौन से नोड पे रन कर रहा है, लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे ना, हम इसे मैनेज कर सकते हैं। सब बैकएंड में जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है गूगल मैनेज करता है ऑटो पायलट का। केवल हम स्केलिंग वगैरह मैनेज करते हैं खुद से। जो बैकएंड है इसका वो सारा गूगल मैनेज करेगा कि कौन से नोड पे कौन से पोर्ट को रन करना है। तो वो आप कमांड देके देख सकते हैं यहाँ KUBECTL गेट पोर्ट, ये कमांड है आपकी /OWIDE। ये कमांड आप रन करके देख सकते हो कि जो आपका नोड है, जो आपका ये पोर्ट हो गया, ये कौन से आपके नोड पे रन कर रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन आप इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑटो पायलट यूज़ किया है। तो गूगल क्लाउड खुद इसे मैनेज करेगा कि कौन सा पोर्ट कौन से नोड पे जो है रन कर रहा है। और हमें पे कितना करना पड़ेगा, जितने रिसोर्सेज ही हमारा पोर्ट जितने रिसोर्सेज एक्सेस करेगा, ये मतलब जितना ये पे हमें पोर्ट के हिसाब से करना पड़ेगा कि कितनी इतने रिसोर्सेज को यूज़ किया है, कितनी CPU पावर इसने यूज़ किया, उसके हिसाब से हमें इसमें पे करना होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम YAML का पूरा डिटेल देखेंगे, कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं, स्केलिंग, रोलिंग, अपडेट्स वगैरह, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।